डेविड कोलमन हेडली की सुबह 7 बजे से मुंबई के सेशंस कोर्ट के अंदर जो पेशी चल रही है उसमें 9 बजे के करीब एक ब्रेक अदालत ने लिया था और ये ब्रेक अब खत्म होने का समय आया है। हमारी संवाददाता विद्या अब कोर्ट के अंदर जाएगी। जाने से पहले विद्या, संक्षेप में जानना चाहेंगे कि अब जो है अब तक यहां पर पहुंचे हैं कि डेविड कोलमन हेडली ने अपना नाम बदला और उसके बाद उसको कहा गया कि आपको मुंबई जाके, भारत जाके आपको कुछ जो टारगेट आइडेंटिफाइड किए हुए हैं उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कराना है। अब जो ब्रेक के बाद जो अभी सुनवाई यहां पर शुरू होगी उसमें क्या उम्मीद है, क्या सवाल आ सकते हैं और किस तरीके से ये आगे बढ़े? देखिए साहिल, अभी तक 50 सवाल हुए हैं पिछले 1.5-2 घंटे में। इस सवाल के दौरान जैसा आपने बताया बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन जो अहम कड़ियां हैं, आखिर कौन था वो ISI का शख्स था या LET का था, कौन थे वो शख्स जिनसे उसकी मुलाकात होती थी। अभी तक सिर्फ उसने साजिद मीर का नाम लिया है, लेकिन वो आखिर इसके अलावा वो और कौन थे ही वो बार बार कह रहा था। मेरे कलीग्स थे लश्कर में, वो कौन शख्स थे वो उनका नाम उसने अभी बताया नहीं। और सबसे अहम बात क्या, वो अबू जुंदाल, क्योंकि अभी कस्टडी में फिलहाल अबू जुंदाल है मुंबई क्राइम ब्रांच के, अगर जिसके ऊपर केस पूरा चलाना है, क्या वो अबू जुंदाल को जानता था? ये एक सबसे बड़ा अहम सवाल है इस फिलहाल जो अभी केस मुंबई पुलिस के सामने है। अबू जुंदाल का अगर वो पहचान लेता है तो सबसे बड़ा जो कह लीजिए कि पूरा जो केस था वो पूरा जो खड़ा हो पाएगा अबू जुंदाल के खिलाफ, जो फिलहाल बहुत ज्यादा अभी एविडेंस नहीं है मुंबई पुलिस के पास। ठीक है, इसका मतलब ये कि अभी फिलहाल यहाँ तक पहुंचे कि साजिद मीर के वजह से वो LET से जुड़ा, साजिद मीर के वजह से उसने ये असाइनमेंट लिया कि मुंबई जाके वो टारगेट्स आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन साजिद मीर के अलावा और कौन थे ये पता चल सकता है। उसके साथ ही ट्रेनिंग्स के बारे में, क्योंकि NIA को उसने बताया था कि उसने कई बार ट्रेनिंग ली है LET की, तो वो जो कैंप्स अटेंड किए हैं उसके बारे में भी शायद बिल्कुल। अगर आप देखिए जो निकम सर का जो सवाल है वो उसी तरफ जाता है। शुरुआत वो उन्होंने कहा कि वो आर्मी का ही स्कूल था, हाई स्कूल था जहां से वो पढ़ रहा था। जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वही वो स्कूल चलाती है, वहीं से उसका इंडक्शन शुरू हुआ था स्कूल के दिनों में ही। वो बात से ही जो उज्जवल निकम है वो सवाल जवाब शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा इंडक्शन कैसे हुआ, कहाँ गया, उसके बाद वो किन लोगों से उसकी मुलाकात हुई, फिर वो कैसे इंडिया आया, ये सारी तमाम बातें आज दोपहर और कल सवेरे फिर शुरू होंगी और उसी समय पता चल पाएगा कि आखिर उसका जो कनेक्ट था इस पूरे टेरर अटैक से वो किस तरह से कितना गंभीर था। ठीक है विद्या, हम आपको ज्यादा देर रोकेंगे नहीं क्योंकि आपको अदालत में जाना है। देख सकते हैं कि विद्या आप अदालत के अंदर जा रही है क्योंकि अभी दोबारा डेविड कोलमन हेडली की ये पेशी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल वो यहाँ तक आप पहुंचे हैं कि डेविड कोलमन हेडली को भारत जाना आसान हो इसके लिए एक अमेरिकन पासपोर्ट की जरूरत थी और डेविड कोलमन हेडली के नाम से वो बने। दाऊद गिलानी से डेविड कोलमन हेडली वो कैसे बना, यहां तक की कहानी डेविड कोलमन हेडली ने बताई है। लेकिन महज इतना ही नहीं तो कई और टारगेट्स भी डेविड कोलमन हेडली ने आइडेंटिफाई किए थे LET के लिए। वो किस तरीके से किए थे, किस तरीके से वो बाकी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, क्या बातें उसने NIA को बताई थी, आइए वो देखते हैं। मुंबई हमलों की साजिश की बुनियाद डेविड कोलमैन हेडली के जरिए ही रची गई थी। NIA और खुफिया एजेंसियों की जांच में अब तक जो कुछ भी सामने आया है उससे साफ है कि पाकिस्तान और लश्कर ने 26/11 हमले के लिए हेडली को खास तौर पर इस्तेमाल किया। NIA के मुताबिक हेडली का 26/11 से कनेक्शन जोड़ने का सबसे बड़ा कारण है उसका बार बार अमेरिका से मुंबई आना। जांच एजेंसियों के मुताबिक उनके पास सबूत है कि अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली पहली बार सितंबर 2006 में मुंबई आए, दूसरी बार वो फरवरी 2007 में मुंबई पहुंचा, इसके बाद तीसरी बार सितंबर 2007 में मुंबई आया। हेडली ने चौथी बार अप्रैल 2008 में मुंबई का रुख किया और पांचवी बार जुलाई 2008 में वो अमेरिका से मुंबई आया। NIA को यकीन है कि हेडली जितनी बार भी मुंबई आया वो लश्कर की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आया, क्योंकि 5 बार मुंबई में ठहरने के बाद हेडली पाकिस्तान गया था। NIA के मुताबिक हेडली ने मुंबई में 5 बार रुकने के बाद रेकी की और फिर पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से मुलाकात की। यहीं पर हेडली और हाफिज ने हमलों का प्लान बनाया। छब्बीस 11 हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि सोची समझी और बेहद गहरी साजिश का नतीजा था। NIA ने इस बात को लेकर भी कई सबूत विशेष अदालत को सौंपे हैं।
एनआईए ने 2011 में हेडली और हाफिज सईद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में लिखा है कि डेविड कोलमैन हेडली ने मुंबई में रेकी की। 5 बार वो अमेरिकी नागरिक बनकर मुंबई में ठहरा। हेडली ने हर बार अलग अलग जगहों के वीडियो बनाए। मुंबई के कई इलाकों में आतंकी हमले करने का टारगेट तय किया। मुंबई की रेकी के सारे वीडियो और नक्शे हेडली ने हाफिज को सौंप दिए। 2009 में हेडली पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाला था। शिकागो एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हेडली ने 2010 में मुंबई हमलों को लेकर अमेरिकी अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। कोर्ट उसे 2013 में 35 साल की सजा सुना चुका है। अब तक डेविड हेडली ने भारत में खलबली मचाई थी, लेकिन अब मुंबई कोर्ट में उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पाकिस्तान में खलबली मच रही होगी। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। तो डेविड कोलमैन हेडली की अब पेशी का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। वो क्या बयान देते हैं उस पर सबकी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ खेमका साहब और एमएस खान साहब भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। खेमका साहब, ये एक आम बात नहीं है, क्योंकि अब तक ये होता है कि कोई गवाह पुलिस को मिलता है, उसकी पेशी होती है और उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ की कमी है, समय की कमी है। उस पर सवाल ये लेकर उठाए जा रहे हैं कि पहले ही वो कन्विक्टेड है। तो ये जो पूरा बताया जा रहा है कि काफी बड़ी सफलता मिली, पहली बार इस तरीके से पेशी हुई, भारतीय कानून के हिसाब से उसकी कितनी अहमियत रहेगी कि एक आदमी अमेरिका के जेल में बैठकर यहां पर अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो बता रहा है, उस चीज की कितनी अहमियत हम मान सकेंगे? देखिए, इसको ये जो एविडेंस है इसको हम लोग अप्रूवर की गवाही बोलते हैं, अप्रूवर की एविडेंस है जी। और जी। इसको एक कोर्ट जब इसकी वैल्यू करती है कि इसकी आखिरकार क्या तवज्जो इस एविडेंस को दी जाए, तो उसके लिए एक बात ज़रूरी होती है कि जो फैक्ट्स अप्रूवर की गवाही में आए उनका किसी न किसी तरीके से कॉरबोरेशन हो, और उसके रहते कोर्ट बाकी सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए एक सर्कमस्पेक्शन रखते हुए उस पर नज़र डालती है और उसको बिल्कुल एकदम सही एविडेंस नहीं मान लेती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस एविडेंस मतलब ये कि जो डेविड कोलमैन हेडली बता रहे हैं खेमका साहब जी, मतलब ये कि जो डेविड कोलमैन हेडली कोर्ट में बताएंगे वो 100% सच के तौर पर नहीं माना जाएगा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या है वो भी देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप इसका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हेडली का एक एग्रीमेंट है अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ में कि वो आगे आने वाले वक्त में भी, फ्यूचर इन्वेस्टिगेशंस में भी विश्व की सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, किसी भी और देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सहायता करेंगे और सच बताएंगे। अगर वो उन्होंने कभी भी उस सच को नहीं बताया तो ऐसी स्थिति में वो उस एग्रीमेंट को ब्रीच करेंगे, और उस एग्रीमेंट को ब्रीच रहते जो उनको वायदा वहां पर माफी का मिला हुआ है, वहां पर सजा कम करने का मिला हुआ है, उससे वो निकल जाएंगे और उस हालात में उनको एक्स्ट्राडाइट भी किया जा सकता है। जैसे कि हिंदुस्तान के साथ में अमेरिका का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो उनको एक्स्ट्राडाइट भी यहां पर किया जा सकता है ऐसी परिस्थिति में। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस को कोर्ट ध्यान में रखेगी कि क्या एक व्यक्ति इस तरीके की कोई रिस्क लेगा। अगर उसका कोई भी झूठ पाया गया, अगर ये पाया गया कि उन्होंने मिसलीड किया किसी भी तरीके से, तो इन सारे सर्कमस्टेंसेस को कोर्ट को ध्यान में रखते हुए उस एविडेंस को इवेल्युएट करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो मतलब खेमका साहब ये कह रहे हैं कि जो वो कह रहा है उसका वो कितना सच कह रहा है वो काफी अहम रहेगा, क्योंकि अगर वो वैसा नहीं करता है तो जो एग्रीमेंट यूएस अथॉरिटीज के साथ उसका है वो कहीं ना कहीं ब्रीच हो सकता है। लेकिन खान साहब, खास तौर पे यहां पर यह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो क्या सबूत देता है, पाकिस्तान के खिलाफ वो क्या बात बताता है कोर्ट के सामने, क्योंकि वो एलईटी के ट्रेनिंग कैंप पे जा चुका है, पहले ही वो एनआईए को ये कह चुका है। उसको कैसे कोलैबोरेट किया जाए, क्योंकि इससे पहले जो भारतीय एजेंसीज के पास जो एविडेंस था वो एफबीआई के जरिए उनके पास जो एविडेंस आया था वो था, जो बातचीत हैंडलर्स और टेररिस्ट की थी उसके बारे में एविडेंस था, बाकी जो उन्होंने इकट्ठा किया था मनी ट्रेल को लेकर वो उनके पास एविडेंस था। ये एविडेंस को वो कैसे अप्रिशिएट करे, किस तरीके से उसको सब्सटैंशिएट करे, ये कितना डिफिकल्ट रहेगा प्रोसिक्यूशन के लिए?
देखिए, ऐसा है कि कोई इतनी डायरेक्ट एविडेंस तो कोई नहीं आई थी कि 26/11 में पाकिस्तान के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। जो भी एविडेंस अब ये डेविड कोलमैन हेडली के रूप में आ रही है, ये भी एक अप्रूवर की स्टेटमेंट है। अब बात जैसे खेमका साहब ने कही कि एकदम से कन्फेशन से स्टार्ट नहीं करेगा कोर्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखेगा, उसको जो मिसिंग लिंक्स होंगे, जो कॉरोबरेशन का जहां बात आएगी, तो वहां पर डेविड कोलमैन हेडली के स्टेटमेंट को वहां रखा जाएगा। तो उससे फिर कोर्ट ये एक निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि हाँ, ये सर्कमस्टेंसेस और ये हेडली कोलमैन का स्टेटमेंट मिलकर किस तरफ पॉइंट इशारा कर रहे हैं कि किसके जुर्म को साबित कर रहे हैं। अब जहां तक बात आती है कि देखिए, एक स्टेटमेंट कोर्ट के सामने आएगी कि जिसमें वो पाकिस्तान में बैठे हुए किसी भी लोग का नाम लेता है, ISI का नाम लेता है, या किसी भी ऑफिशियल्स का जो पाकिस्तानी आर्मी के या नॉन स्टेट एक्टर्स थे उनका नाम लेता है। तो ये इसको कॉरोबरेट करने के लिए, जैसे आपने कहा कि FBI ने भी इसमें भारत की मदद की थी। दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो आई थी कि जो मनी ट्रेल आया था और जो मोटर बोट जो लिया गया था, तो वो एविडेंस ऑलरेडी पहले आ चुकी है। तो जितना कॉरोबरेशन मिलेगा, ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि एक जो हम कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे लोग यहाँ पर इसको मैनिपुलेट कर रहे थे और उसको गाइड कर रहे थे, तो वो एक चीज़ सामने आ सकती है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये काफी अहम मामला बनता जा रहा है। खेमका साहब और खान साहब, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम बार बार आपके पास आते रहेंगे। लेकिन अहमियत इसलिए है कि पहली बार इस तरीके से हो रहा है कि एक आदमी जो दो देशों में अलग अलग एक ही मामले में जिसको आरोपी बनाया था, दोषी पाया गया था, और एक जगह पे उसको सजा हो चुकी है, दूसरी जगह पे वो एक गवाह के रूप में अपना बयान दे रहा है। ये एक ऐतिहासिक घटना है और इसके बारे में हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल डेविड कोलमैन हेडली की दोबारा यहां पर पेशी शुरू हो चुकी है, उसका बयान शुरू हो चुका है। तो डेविड कोलमैन हेडली की पेशी अभी भी लगातार जारी है और हम आगे ब्रेक पर जाने के पहले एक बार फिर खान साहब के साथ जाना चाहेंगे। खान साहब, ब्रेक पर जाने के पहले आप बता रहे थे कि किस तरीके से ये कोलैबोरेशन किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से फॉरेंसिक एविडेंस इस केस में है। दूसरी लेकिन एक अहम बात है कि पाकिस्तान में भी ज़कीउर रहमान लखवी और बाकी लोगों के खिलाफ मामला चल रहा है। पाकिस्तान पर यह बार बार भारत दबाव बना रहा है कि आपके पास सबूत देने के बावजूद भी आप पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि अदालत वहां पर कह रही है कि और सबूतों की जरूरत है। ये टेस्टिमनी, ये गवाही जो है, ये कितना बड़ा सबूत होगा अगर हम भारत की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव डालें कि डेविड कोलमैन हेडली ने भारतीय अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये गवाही दी है, इसका कितनी अहमियत बन सकती है? देखिए, टेक्निकली अगर बताऊं कि अगर डेविड कोलमैन हेडली का बयान जिस तरह से भारतीय अदालत में दर्ज हो रहा है, और ऐसे में अगर पाकिस्तान की नीयत बिल्कुल साफ है और वो बिल्कुल जो ट्रायल पाकिस्तान में चल रहा है उसको किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से पाकिस्तान की अदालत में भी डेविड कोलमैन हेडली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू गवाही कराई जाए, उस गवाही की वैल्यू पाकिस्तान की अदालत में बहुत होगी। जी 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 तो जी, इसका मतलब ये है कि खान साहब साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में गवाही दी जा रही है, उसी तरीके से अगर पाकिस्तान की नीयत साफ है और वो लॉजिकल एंड तक वहां की जो ट्रायल चल रही है वो ले जाना चाहती है, तो वहां पर भी वो ये गवाही करवा सकती है, क्योंकि डेविड कोलमैन हेडली के एग्रीमेंट में यह बात कही गई है कि अगर डेविड कोलमैन हेडली किसी भी देश में जो ट्रायल चल रहा है वहां पर मदद करेगा। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार ये गवाही इसी तरीके से जारी रहेगी और हम बार बार आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ बस। बहराइच में 2 बहनों का शव एक पेड़ से टंगा मिला है। हालांकि पुलिस इसे खुदकुशी का मामला मान रही है, लेकिन आशंका कत्ल की भी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा रहा। दोनों लड़कियों की केजरीवाल मोटर चली पम पम पम।